Desalination of seawater. By use of solar energy, seawater can be distilled. Thus, fresh water of good quality can be obtained. जब हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, उससे जो हमारा सी वाटर है उसको हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं. दिस फ्रेश वाटर ऑफ गुड क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड. जब हम डिस्टिल्ड कर देंगे तो जो हमारा फ्रेश वाटर है वो गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का हमें मिलेगा. This method of desalination of seawater is being used in our country at places like भावनगर in Gujarat. जो ये distillation का method है sea water को, ये हमारी country में बहुत जगह use होता है, जैसे कि भावनगर है गुजरात में and चूरू in राजस्थान, जो राजस्थान में चूरू है उस वहाँ पर use होते हैं ये. Reducing over consumption. Using more water than necessary is an unpardonable waste of the प्रीशियस एंड स्केयर रिसोर्सेज. अगर हम किसी चीज का नेसेसरी से ज्यादा यूज करते हैं या एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो वो गलत होता है. वो हम, क्योंकि हमारे पास जो ये है वाटर, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है हमारे लिए, बहुत ज्यादा स्कार रिसोर्सेज है ये. इन आवर कंट्री अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड ड्यू टू लीकिंग टैप्स एंड बैड प्लम्बिंग. हमारी कंट्री में वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है क्योंकि जैसे कहीं कहीं पे टैप्स जो होते हैं, नल, वो लीक कर रहे होते हैं, या अगर बैड प्लम्बिंग होती है तो तब लीक कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है. देयर इज ऑल्सो नीड फॉर अ चेक ऑन एक्सेसिव इरिगेशन. और हमें एक्सेसिव इरिगेशन को भी चेक करना चाहिए क्योंकि कभी कभी इरिगेशन में भी बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है. वेस्ट वाटर. डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. जो हमारा डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, जो कि वेस्ट होता है हमसे, वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिच होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में. इफ दिस काइंड ऑफ वाटर इज मेड फ्री फ्रॉम डिजीज carrying germs and poisonous elements, it can be used for irrigation of farms. अगर जो ये इस टाइप का वाटर होता है, अगर ये इसको हम डिजीज फ्री बना दे, मतलब इसमें से डिजीजेस आ रहे जो ये जर्म्स रखते हैं या पॉइजनस एलिमेंट्स अपने अंदर कैरी करते हैं, अगर हम इसको हटा दें तो हम इसको इरिगेशन, फार्म्स के इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, गार्डन्स में यूज कर सकते हैं और वेजिटेशंस में भी यूज कर सकते हैं. For the removal of germs and toxic elements, the wastewater or sewage is treated in a tank or in ponds for several days. अगर हमें जर्म्स को रिमूव करना है और टॉक्सिक एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो जो हमारा वेस्ट वाटर और सीवेज है उसको हमें टैंक में ट्रीट करना होगा या पॉन्ड्स में ट्रीट करना होगा बहुत दिनों तक, several days तक. In doing so, heavy particles settle down to the bottom by themselves. ऐसा करने से जो हमारे पानी में जो भारी पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो चीजें भारी होंगी, वो अपने आप ही टैंक के नीचे बैठ जाएंगी. While the finer particles are made to settle down by adding alum and caustic soda. और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो छोटे और बारीक पार्टिकल्स होंगे, उसको हम सेटल डाउन कर देंगे उसमें एलम डाल के या उसमें caustic soda डाल के. The clear liquid is then allowed to pass through filters or sand or earth, and finally air is blown through it. फिर जो हमारा clear liquid बच जाता है उसको भी पास होना होता है फिल्टर से या सैंड से या फिर अर्थ से, और फिर आखिरी में उसके अंदर एयर ब्लोन की जाती है. This treatment not only removes carbon dioxide and hydrogen sulfide which is generally dissolved in wastewater. ये जो हमारा मेथड होता है ये उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिमूव करता है, बल्कि ये जो कि मतलब पानी में डिसॉल्व होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड इनको रिमूव करता है, बट ऑल्सो एड्स ऑक्सीजन टू दी फिल्टर्ड वाटर. और इन सबको निकाल के वो ऑक्सीजन भी उसके अंदर डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, thus helping in purification, जो कि हमारी प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद appropriate doses of chlorine known as chlorination kills all the harmful germs and makes water usable. जब हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको साफ करते हैं, तो उसमें एक अप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल सही अमाउंट में डोजेस भी दी जाती है क्लोरीन की, जिसे हम क्लोरिनेशन बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे जो वाटर के हार्मफुल जर्म्स है उसको मारने में और जो पानी है उसको यूजेबल बनाने में. ग्रोइंग ऑफ एल्गे और वाटर हाइसिंथ, a wild plant that grows in floating masses in rivers and lakes, serves a double purpose. जैसे कि पानी में जो एल्गे ग्रो होता है और जो वाटर हाइसिंथ
ग्रो होते हैं, या वाइल्ड प्लांट जो ग्रो होते हैं, जो फ्लोट करते रहते हैं रिवर्स में, लेक्स में, वो भी डबल पर्पज शो करते हैं. इट क्लीन्स द वाटर ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स दैट एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर दीज प्लांट्स. वो क्या करते हैं, वो डबल काम करते हैं. वो साफ भी करते हैं पॉल्यूटेंट वाटर को, जैसे वाटर जो पॉल्यूटेंट होगा तो उसको साफ भी करते हैं, और वो जैसे फॉस्फेट्स और नाइट्रेट इसको साफ करते हैं और एक न्यूट्रिएंट्स की तरह भी काम करते हैं प्लांट्स के लिए. नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज. After learning about the renewable resource like water and forest, you would like to know what are non-renewable resources such as land, mineral, oceanic resources. हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ने के बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पानी और जंगल, द वाटर और फॉरेस्ट, हम यू वुड टू लाइक टू नो व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब हम ये जानना चाहेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. हमने पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो पढ़ लिए, वाटर और फॉरेस्ट, बट अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि लैंड, मिनरल, ओशनिक रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ेंगे. These resources can neither be regenerated for expanded nor expanded. जो ये रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल, ये कभी भी दोबारा से नहीं बनते, रीजनरेट नहीं होते, और कभी भी बढ़ते नहीं है, एक्सपैंड नहीं होते हैं. फर्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज अ बेसिक रिसोर्स फॉर अस. जो लैंड होता है वो हमारे लिए एक बेसिक रिसोर्स होता है. As you have learned in the previous section, it is in fact the foundation on which the entire ecological system rests, and it is the living ground. जैसे कि हमने अपने पुराने सेक्शन में पढ़ा था कि जो फाउंडेशन है जिसपे सारा इकोलॉजिकल सिस्टम रेस्ट करता है, जो एक लिविंग ग्राउंड है फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे प्लांट्स के लिए और सारे एनिमल्स के लिए, वही हमारी लैंड है. The capability of land to support life and various activities of man and animal is dependent. जो लैंड सपोर्ट करता है, या जो लैंड के अंदर कैपेबिलिटी है उसको, वो लाइफ को सपोर्ट करता है उसको रहने के लिए, और जो एक्टिविटीज जो मैन करते हैं या एनिमल करते हैं उनको सपोर्ट करता है, इज डिपेंडेंट बोथ ऑन इट्स बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. वो दोनों उसके बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है. एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स. और जो कैपेसिटी है सॉइल और रॉक की होल्ड करने की या लोड को बियर करने की, उस पे. लैंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जो लैंड है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है. Our land mass, which was in 1901 inhabited by 238 million people. जो हमारा लैंड मास है 1901 में वो 238 मिलियन पीपल के पास था, मतलब इतने लोग रह रहे थे. is now shared by more than 1200 million people. और अब वो शेयर किया जाता है 1200 मिलियन पीपल के बीच में. मिसमैनेजमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ. जो लैंड रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट हो रही है उसका रिजल्ट of indiscriminate cutting of trees or deforestation has caused considerable damage to the quality of the soil and earth. जो हमारे पॉपुलेशन की वजह से जो वो आ रहा है उसमें हमारी जो ट्रीज है उनका इनडिस्क्रिमिनेट कट हो रहा है, मतलब ट्रीज कट हो रहे हैं पूरी तरीके से, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और डैमेज हो रहा है हमारी सॉइल और लैंडस्केप को, उससे सब कुछ हो रहा है. अब आता है सॉइल रिसोर्सेज. सॉइल विच फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड. सॉइल वो होता है जो कि लैंड की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है. इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल रिसोर्सेज. ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होती है हमारे लिए बिकॉज इट सपोर्ट्स द होल लाइफ सिस्टम. क्योंकि ये सारी हमारी जो लाइफ सिस्टम है इसको सपोर्ट करती है. ये हमें फूड प्रोवाइड करवाती है, एंड फूडर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, और फूडर प्रोवाइड कराती है वेजिटेशन के फॉर्म में. एंड स्टोर्स वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ. और हमारे लिए वाटर भी स्टोर करके रखती है जो कि हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है. इट कंटेन सैंड. इसके अंदर सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्लेज होती है मिक्स्ड. ये एयर और मॉइस्चर के साथ भी मिक्स होती है. इट पोजेसेस रिच ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं. द टाइप ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो हमारी सॉइल है वो भी वेरी करती है, मतलब वो भी अलग अलग तरीके की होती है अलग अलग जगहों के हिसाब से. दो सॉइल्स विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर आर फर्टाइल. जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में फर्टाइल है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भर भर के है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल कहलाती है. फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर एंड ऑक्सीजन.
जो फर्टिलिटी होती है वो भी इस बात पर डिपेंड रहती है कि जो सॉइल की कैपेसिटी है वाटर और ऑक्सीजन को रिटेन करके रखना, स्टोर करके रखना, उस पे डिपेंड होती है कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है। The following major types of soil are shown in the outline map of India. ये कुछ अलग अलग तरीके की सॉइल है, मेजर टाइप की सॉइल है जो कि आउट मैप में दिखाई गई है, मैं फिगर 4.9 में। जैसे कि जो ग्रीन एरिया है वो हमारा फॉरेस्ट और माउंटेन्स में आ जाता है, जैसे नेपाल के इधर और इधर। जो एलुवियल होता है जो हल्का ग्रीन कलर में है, उसके नीचे ये एलुवियल हमारी होती है। फिर इसके बाद रेड एंड येलो जो ये हमारे पास रेड दे रखी है और येलो दे वो रेड दे रखी है, सारी रेड एंड येलो हमारी सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल वो होती है जो ग्रे एरिया में दिखाई जा रही है। और लेटरेट सॉइल वो होती है जो कि हल्का हल्का ऑरेंज कलर है, जो कि इधर म्यांमार की तरफ है। और एरिड सॉइल वो होती है जो कि ये राजस्थान गुजरात की तरफ दिखाई जा रही है। अब आती है फर्स्ट रेड सॉइल। Is red soil is found on plateaus and lowland areas of eastern Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Kerala and Karnataka and Andhra Pradesh। जो ये हमारी रेड सॉइल है ये पाई जाती है प्लेट्यूक्स में और लो लैंड एरियाज में, जहाँ की लैंड जो है वो एरिया थोड़ा नीचे हो। जैसे कि ईस्टर्न जो हमारा बिहार है या मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पाया जाता है ये हमारी रेड सॉइल। where rainfall is between 100 to 300 सेंटीमीटर पर ईयर। जहाँ रेनफॉल हमारी 100 से लेके 300 के बीच में होती है वहां पर हमारी रेड सॉइल पाई जाती है। एंड टेम्परेचर रिमेन्स अबव 22 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ का टेम्परेचर हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है वहीं पर ही हमारी रेड सॉइल पाई जाती है। The soil supports rainforest and grasslands and is good for cultivation of potatoes, bananas, pineapples and rubber। जो हमारी सॉइल है ये सपोर्ट करती है हमारी रेन फॉरेस्ट को और ग्रासलैंड को, और ये बहुत ज्यादा हमारी अच्छी है पोटैटोज का कल्टीवेशन करने के लिए, बनानास का, पाइनएप्पल्स का और रबर का। इन चारों का कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी सॉइल है ये हमारी। द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड ऑन द डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यूज ऑफ वेस्टर्न एंड जो हमारी डेक्कन और मालवा प्लेट्यूज वेस्टर्न की तरफ पाई जाती हैं एंड सेंट्रल इंडिया हैज अ कवर ऑफ क्ले, और जो कि सेंट्रल इंडिया ने कवर कर रखा है क्ले एंड इज लोमी एंड ब्लैक, जो लोमी और ब्लैक होती है। इट इज वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट्स मिक्स्ड ग्रासलैंड फॉरेस्ट क्रॉप्स ऑफ शुगर केन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन एंड राइस। वो क्या करती है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और सपोर्ट करती है मिक्स ग्रासलैंड को, जैसे कि फॉरेस्ट, क्रॉप ऑफ शुगर केन, ग्राउंड नट, सोयाबीन, कॉटन एंड राइस, इनको सपोर्ट करती है। ये होती है लोमी एंड ब्लैक सॉइल। The soil of the desert region of western and northwestern India are low in organic matter। जो कि डेजर्ट रीजन की सॉइल होती है जो कि डेजर्ट की तरफ पाई जाती है, वेस्टर्न की तरफ या नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, वो क्या होती है ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज्यादा लो होती है और जनरली हैव लो फर्टिलिटी, इसलिए उनके अंदर लो फर्टिलिटी भी होती है। however if water is provided then they can be made very fertile। अगर उनको लगातार पानी प्रोवाइड करते रहे तो वो फर्टाइल बन भी सकती है। Another type of soil forms part of the Indo-Gangetic plains। जो अलग टाइप की सॉइल है वो क्या कहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को बनाती है, फॉर्म करती है, एक्सटेंडिंग इन द डेल्टा रीजन, और वो एक्सटेंड करती है डेल्टा रीजन की तरफ ऑन द कोस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के कोस्ट की तरफ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात की तरफ। दिस सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोमी टेक्सचर। जो ये सॉइल होती है हल्की सी लोमी टेक्सचर की होती है, ड्राई कंपोजिशन होता है, इसका मतलब थोड़ी सूखी सूखी सी होती है। एंड वेरिएबिलिटी ऑफ थिकनेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसकी जो वेरिएबिलिटी है मतलब इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की है, वो वेरी करती है। द सॉइल इज हाईली प्रोडक्टिव एंड सपोर्ट्स क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड। जो सॉइल होती है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, इसमें हर चीज अच्छे से होती है और ये हर टाइप के क्रॉप को सपोर्ट करती है, मतलब इसमें हर टाइप का क्रॉप उग सकता है। द सॉइल दैट फॉर्म्स part of the low-lying wetlands or marshy land in the deltas of Ganga, Godavari, Krishna, Kaveri and in the river basins of Kerala। जो कि हमारी सॉइल है जो कि लो लाइंग वेटलैंड्स को का पार्ट फॉर्म करती है या मार्शी लैंड का पार्ट फॉर्म करती है, वो डेल्टाज में होते हैं, जैसे गंगा डेल्टा में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब में, या रिवर बेसिन्स में होते हैं जो केरला की तरफ है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर अपने अंदर रिच रहते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में।
सच एज डीकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारे फार्म यार्ड के मैन्योर होते हैं जो डिकम्पोज कहते हैं, मतलब डंग होता है जो एनिमल डंग, एंड प्लांट मटेरियल जो कि वुड पीट होती है, एंड एज सच इन वेरी फर्टाइल। ये सब क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। इसमें जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो बहुत अच्छे से उगती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, वो रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। The soil found on the mountainous Himalayan region, which is ash gray to pale yellow brown in color, जो कि माउंटेन्स हिमालयाज रीजन में पाई जाती है, वो जो थोड़ी सॉइल होती है वो थोड़ी ग्रे और पेल येलो ब्राउन कलर में होती है, has low fertility and supports oak and coniferous plants such as pines and deodar। और इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, लो होती है, और ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं ओक प्लांट, ओक ट्री को, एंड कन्फीरियस प्लांट जैसे कि पाइन्स और दियोदर, इनको ही सपोर्ट करती है। यहाँ पर बस यही उगते हैं।